नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव मतदान में अब कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन सियासी दलों की सिरदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सभी सियासी दल भीतरघात से जूझ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दलों में खास बात यह है कि जहां बीजेपी अपनी कमियों से सबक ले रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर हार के कारणों से सीखने की भारी कमी देखने को मिल रही है। अब निकाय चुनाव में बागियों से पार्टी को बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता नरेंद्र सांगवान बीजेपी का साथ दे चुके हैं। वहीं सरदार त्रिलोचन सिंह ने भी बीजेपी का साथ दिया था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव में भीतरघातियों से कांग्रेस की हार निकाय चुनाव में पार्टी के लिए बड़ी सरदर्दी तो खड़ी नहीं कर देगी? क्या कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोई सबक लिया है? निकाय चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारी, यह सवाल है। तो शहर की सरकार में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि बागियों से कितनी बड़ी चुनौती सियासी दलों को है, खासकर कांग्रेस की स्थिति क्या है। आज खास फोकस उसी पर रहेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस को भीतरघात की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भीतरघात की वजह से ही कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज भी आलम यह है कि पार्टी में भीतरघात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने भी इस बात पर मोहर लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने उनको करनाल में चुनाव जिताने के लिए काम किया था। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने सरदार त्रिलोचन सिंह को लेकर दावा करते हुए कहा कि उन्होंने भी करनाल चुनाव में साथ दिया था। रेणुबाला जी अभी बता रहे थे कि नरेंद्र जी ने सबसे पहले जब मेयर बनी थी तब भी अपनी अहम भूमिका इनको मेयर बनाने में की थी। और भाइयों, जब मैं चुनाव लड़ने आया यहाँ से, नरेंद्र जी ने तब भी बड़ी भूमिका अदा कर रही थी। अब इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस के नेता रहे नरेंद्र सांगवान ने ही कर दी। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के दौरान बताया कि 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहते हुए उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया था और बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा स्पीकर हरविंदर कल्याण को जिताने के लिए काम किया। हमने तो बीजेपी का साथ दिया, हरविंदर कल्याण जी का साथ दिया, उसको बनाया विधायक। आप उनसे पूछ सकते हो, हमने पूरी मदद की। हरियाणा कांग्रेस के अंदर कलह की तस्वीरें विधानसभा चुनाव के दौरान छिपी हुई नहीं थी और वो कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी के लिए काम किया। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने पार्टी के अंदर स्लीपर सेल होने की बात भी कही थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो भीतरघात चल रहा था वो अब खुलकर सामने आने लगा है। लिहाजा कांग्रेस को निकाय चुनाव में भी भीतरघातियों से बड़ा खतरा हो सकता है। अब कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? ये तमाम दावे और उन दावों के पीछे की आगे की रणनीति, किस तरह से कांग्रेस इस भीतरघात से निपटेगी? क्या कुछ रणनीति? देखिए सौरभ, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हुए हरियाणा में, जब कांग्रेस को लगा कि सरकार आ रही है लेकिन पार्टी हार गई, तो कांग्रेस के अंदर से ही ये आरोप लगने लगे कुछ बड़े नेताओं पर कि कुछ नेता पार्टी के बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं के कारण ये हुआ है। अभी जो ताजा उदाहरण, नरेंद्र सांगवान दरअसल घरोंडा से इनेलो के विधायक रहे बहुत साल पहले, जब इनेलो एक ताकत थी, करीब आज से 12-15 साल पहले घरोंडा से नरेंद्र सांगवान विधायक बने थे। उसके बाद इनेलो में थे, उसके बाद जजपा बनी, जजपा में आ गए थे, फिर ये कांग्रेस में आ गए। भूपेंद्र हुड्डा ने इनकी ज्वाइनिंग कराई थी, टिकट के इंतजार में थे। जब अभी विधानसभा में इनको टिकट नहीं मिली तो ये सूत्र बता रहे, और पुष्टि मैं करता हूं इनके, दरअसल हरविंदर कल्याण जो अभी स्पीकर बने, लगातार तीसरी बार जीते हैं,
ये कहा जा रहा है, वहां के लोग बताते हैं, कंफर्म्ड सोर्सेज से बता रहा हूं, नरेंद्र सांगवान ने कम से कम 15,000 वोट हरविंदर कल्याण को दिलवाए थे। हालांकि ये कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे गोरंडा से, जब नहीं मिली, वीरेंद्र राठौर को मिली कांग्रेस की टिकट अभी विधानसभा चुनाव में। तो ये कहा जा रहा है, जो क्लोज सोर्सेज हैं, कि कम से कम 15,000 वोट हरविंदर कल्याण को जीत में नरेंद्र सांगवान का बड़ा हाथ रहा है। और दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। हरविंदर कल्याण ने उनको ये कहा है कि अभी परिसीमन के बाद 2029 में पानीपत में भी सीटें बढ़ रही हैं, करनाल जिले में भी बढ़ेगी, तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तुम्हारे को भी मैं लड़वाऊंगा। तो एक सीक्रेट डील हुई है ये, कि परिसीमन के बाद तुम्हारे को विधायक की टिकट मैं दिलवाऊंगा बीजेपी से, और मैं तो लड़ूंगा क्योंकि सीटें बढ़ जाएगी। तो आप देखिए, नरेंद्र सांगवान इनेलो से फिर पार्टी टूटी, जजपा में आए, फिर टिकट की तलाश में कांग्रेस में आए, टिकट नहीं मिली तो फिर उन्होंने हरविंदर कल्याण को जितवाया और बीजेपी के विधायक की वहां से हैट्रिक बनी। एक बात तो ये रही। और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेता हाईकमान को लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कुछ बड़े नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हीं के कारण पार्टी हारी है। ये आरोप लगे, बड़े गंभीर आरोप है। हालांकि जांच तो अब क्या होगी, जो होना था हो गया। अभी फिर मैं आपको बताऊं, पानीपत में अभी 2 घंटे पहले एक बढ़िया तमाशा हुआ। दरअसल पानीपत के चुनाव नगर निगम के सबसे लेट हो रहे हैं, 9 तारीख को वोटिंग है, बाकी जगह 2 तारीख को है। लेकिन अभी तक 1 घंटा पहले एक सूची आई है पानीपत की, जो अभी तक नहीं आई थी, जिसका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस ने अपना मेयर प्रत्याशी और 26 वार्ड जो पानीपत के हैं अपने उम्मीदवार घोषित किए 1 घंटा पहले। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कांग्रेस भवन पानीपत में। वहां दूसरी पंक्ति के नेताओं ने, जो जिला स्तर के हैं, एक वो जो पानीपत ग्रामीण से चुनाव भी लड़े हैं, सचिन कुंडू, उन्होंने खुल के आरोप लगाए कि हमारे कैंडिडेट को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने एक बड़े नेता का नाम भी लिया बीजेपी के, कि वो हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, मैदान से हटने को कहा जा रहा है, और रात रात को फोन किए जा रहे हैं कि तुम्हारे पे छापा डलवा देंगे। ये आरोप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के लोगों पर लगाए गए हैं। और करनाल के एक विधायक का भी नाम लिया गया कि उनकी बड़ी भूमिका है। त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, अब त्रिलोचन भी ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने भी, नायब सिंह सैनी ने कहा है पब्लिकली कि त्रिलोचन ने मेरी उपचुनाव जो करनाल का लड़ा उसमें मदद की थी। अब ये नरेंद्र सांगवान भी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने भी मदद की थी नायब सैनी की जब वो उपचुनाव लड़े थे, और अब मैंने मदद की है, मतलब कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की मैंने मदद की है चुनाव में। तो ये बातें अब खुल रही हैं। और कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के और भी कुछ बड़े नेता भी बीजेपी से मिले हुए हैं। और कुछ तो मैं ये कड़े शब्द में कहना नहीं चाहता, कुछ कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी के कुछ नेता पेरोल पे हैं बीजेपी के। आप देखिए कितना गंभीर आरोप है। अब ये बातें खुल रही हैं, सब सामने। अब करने वाले भी मान रहे हैं कि हाँ, हमने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की मदद की है। यही वजह है कि पानीपत में कल आखिरी दिन है चुनाव का। अभी आज सूची आई है पानीपत की 26 वार्डों की और मेयर की, थोड़ी देर पहले सूची आई है। लेकिन 12-13 दिन हो गए हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे पानीपत नगर निगम में। चूंकि यहाँ चुनाव 9 तारीख को है, 1 हफ्ता लेट है, तो इन्होंने अपना आधे से ज्यादा पूरा काम कर लिया प्रचार का। गली मोहल्ले, डोर टू डोर, बाजारों में मीटिंगें करी, कम्युनिटी लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके पार्कों में, कॉलोनियों में। लेकिन कांग्रेस की सूची आ जाइए। अब कांग्रेस का नया आरोप ये लगा है 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे उम्मीदवारों को जो पहले से, पानीपत की सूची तो आ जाइए है, लेकिन इससे पहले जो बाकी जगह शहरों में कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनको डराया जा रहा है। जो बिजनेसमैन है उनको फोन जा रहे हैं कि आपके यहाँ छापा डलवा देंगे, आप मैदान से हट जाओ, कुछ मत बोलो। तो बीजेपी के बड़े नेताओं पर और बीजेपी के नेताओं पर करनाल में, पानीपत में ये आरोप लगाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, उनको मैदान से हटने के लिए कहा जा रहा है। और मजे की बात, आज दिन में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिलाध्यक्ष ने, उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरफा चुनाव है, सामने कोई है नहीं, ये स्पष्ट है। हमारा ये संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया पानीपत का। हालांकि संकल्प पत्र में वो सारे जो वादे किए गए वो दरअसल ड्यूटीज है नगर निगम की, सफाई है, नालियों की सफाई है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो कांग्रेस राज में, हाली पार्क है पानीपत का, 24 करोड़ खर्च हुए हैं, आज तक उस झील में पानी नहीं आया, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार में। एक रेनीवेल कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम है, जैसे गुरुग्राम फरीदाबाद में, जो पानीपत बड़ा शहर है, इंडस्ट्री है, तो नहर आधारित जल आपूर्ति योजना वो कांग्रेस सरकार में बनी थी। 250 करोड़ का बजट था, मेरे को याद है जब भूपेंद्र हुड्डा हुआ करते। आज उसकी लागत 850 करोड़ है, लेकिन अभी भी जमीन पर 10 साल में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कुछ ये विफलताएं जरूर है। और मेरे को लगता है चाहे मेयर हो या वार्ड के जो
चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के पानीपत में, लोगों के पास सवाल जवाब करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो देखिए, बस मजबूरी ये है, कांग्रेस बहुत कमजोर है। अब जैसा आरोप लगा रहा है कि हमारे को डराया जा रहा है, देवेंद्र तो की आखिर लगता है एक तरफा चुनाव का दावा बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल महेश, ये जो परिस्थिति बनी हुई है कांग्रेस की, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि मौजूदा स्थिति आखिर बनी क्यों? क्या कोई बड़ी वजह है जो इस स्थिति में कांग्रेस आ गई? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी से खतरा है। और ये खतरा कोई आज पैदा नहीं हुआ, दशकों पीछे चले जाइए आप। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला लगातार लोगों ने देखा था। उसके बाद आप आगे आइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज कर रहे थे और कुलदीप बिश्नोई पार्टी से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली थी। और उसके बाद भी हम लगातार देखते चले तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूरियां बढ़ी। रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग किनारों पर नजर आते थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह पैमानों पर खड़े हुए नजर आते थे, दोनों आमने सामने की स्थिति में नजर आते थे। तो लगातार कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर रहा है कि आमने सामने की स्थिति यहां पर बनती है, टकराव। तब कांग्रेस पार्टी के पास एडवांटेज ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर थी, बैसाखियों पर थी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का सहारा लेकर एक गैर जाट पार्टी के रूप में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व को कायम कर लिया। और उसके बाद मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली तो तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बदलती चली गई। अभी भी, आज भी अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी में अगर एक नेता को टिकट मिले तो 4 नेता 7 नेता उसे हराने में लग जाते हैं। और यही परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी को बार बार झेलनी पड़ी हैं। अगर सामने कोई चुनावी मैदान में ना हो तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, वरना अगर टक्कर बराबर की हो तो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके अपने ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ये तो सेकंड और थर्ड लेयर के नेताओं का जिक्र हो रहा है। मैं लेयर 1 के नेताओं का भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 72 टिकटें बांटने के बाद 2 टिकटें कुमारी शैलजा मांग रही थी, नारनौल विधानसभा सीट और उकलाना आरक्षित सीट, लेकिन 2 सीटों के लिए कुमारी शैलजा को नाराज कर दिया गया। चुनाव प्रचार से कुमारी शैलजा हट जाती हैं। फिर जितने भी अनुसूचित जाति के जो संगठन है, अलग अलग जो सभाएं हैं अलग अलग जिलों में, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार शुरू कर देती हैं। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी से एससी वोट छिटक जाता है जो लोकसभा चुनाव में कतारों में खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा नजर आया विधानसभा चुनाव के दौरान। ये नहीं है कि लेयर 2 और लेयर 3 के नेता ही भीतरघात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लेयर 1 में भी परिस्थितियां कमोवेश वैसी की वैसी बनी हुई हैं। यहां आरोप लगाने के लिए उसे साबित करना पड़ता है, लेकिन जब आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन ये समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं किया। यहां अगर कांग्रेस पार्टी को हराया गया है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से हराया गया है। और लगातार ये कोशिश हमने देखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर वो संभव प्रयास कर रहे थे कि जिसमें सीटों की जो संख्या है वो 60 और 70 तक ना पहुंच जाए, और लगातार उसे सीमित करने की कोशिशें होती रही। और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता के मुहाने तक जो पहुंचने की कोशिश में बेहद नजदीक नजर आ रही थी वो सत्ता से दूर हो गई। और आज की परिस्थिति है कि एक तरफा ये चुनाव देखने को मिल रहा है। तमाम वो नेता जिन्हें जाट चेहरों में शुमार करते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दाखिल होने की जुगत लगाते हुए नजर आते हैं। सामने के गेट से तो नहीं जाते, लेकिन पीछे के दरवाजे से एक बार हाजिरी जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में लगा रहे हैं। हमने तमाम उन किसान नेताओं के चेहरे देखे, तमाम उन जाट नेताओं के चेहरे देखे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ललकारने का काम कर रहे थे और हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। तमाम वो नेता, जिसमें जाट नेताओं का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, किसान नेताओं का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, जो सामने के दरवाजे से तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में नहीं जा रहे, लेकिन पिछले दरवाजे से एक बार अंदर दाखिल होकर अपनी हाजिरी, अपना चेहरा जरूर दिखा रहे हैं। तो साफ तौर से बात मैं कह सकता हूं कि जो काडर वोट अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास था, खासकर जाट वोटर का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अब टूटने लगा है, बिखरने लगा है। और ये यकीनन बात कही जा सकती है कि किसान नेता, जाट नेता अब भारतीय जनता पार्टी का रुख करने लगे। वीरेंद्र जी, जो स्थिति अब कांग्रेस की बन रही है, जो बनती हुई हम देख रहे हैं, दिल दिन और ज़्यादा विषम परिस्थितियां कांग्रेस के लिए खड़ी हो रही हैं। ठोस रणनीति क्या पार्टी बना पाएगी? मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ नजर आता है?
देखिए, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव के परिणामों से भी कोई सबक नहीं सीखा। तो कांग्रेस में बयानबाजी तो चलती रहती है, पहले भी चलती रहती थी। अब कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के जो लोग हैं, जो सत्तारूढ़ दल है, वो हमारे प्रत्याशियों को डरा धमका रहा है। ये उनका आरोप सत्य हो सकता है, लेकिन इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल है कि अगर आपके कार्यकर्ताओं में भय और असुरक्षा की भावना है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए, मैदान में आकर संघर्ष करना चाहिए। जब निकाय चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस के नेता तो खुद ही कन्नी काट जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। मतलब कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा? भाई, आपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है तो मैदान में खुद आना पड़ेगा। भाई, ड्राइंग रूम में बैठकर आप सिर्फ आरोप लगा देंगे, कार्यकर्ताओं के हितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? भाई, आकर तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती थी, कार्यकर्ताओं के लिए जी जान लगाती थी, इसीलिए कार्यकर्ता उसके जाट टूटते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी का उदाहरण हमारे सामने है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते थे। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए करनाल का उदाहरण है तो आप पर कांग्रेस के नेताओं को आना चाहिए ना, आकर संघर्ष करना चाहिए। अगर आप पानीपत की बात करें तो अगर निकाय चुनाव की बात है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिले। जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता की मलाई चाटते रहे, वो तो बिल्कुल मैदान छोड़कर भाग गए। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? और आगे भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं है और कांग्रेस के अंदर अवसरवादी लोग ही रहे हैं, सत्ता लोग ही रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में रहकर संघर्ष करना, सड़क पर आकर संघर्ष करना, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, ये कांग्रेस की मूल भावना में है ही नहीं। इसलिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी होती जा रही है। और अब जो है कांग्रेस के लिए, अब देखिए निकाय चुनाव के बाद तो जो कोई बाद में तो अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं चुनाव के लिए, तो कांग्रेस के लिए अवसर है। लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा आम लोगों तक कैसे पहुंचाएगी? लोगों में कांग्रेस के प्रति कैसे आकर्षण बनेगा कि लोग कांग्रेस की विचारधारा की ओर मुड़े? पार्टी के पास ऐसी कोई कार्य योजना भी नहीं है और नेताओं के प्रति तो कोई स्नेह या श्रद्धा या आकर्षण ये लोगों में ही नहीं है। नए कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब कांग्रेस की विचारधारा कैसी है? कांग्रेस की विचारधारा से लोग क्या जुड़ना चाहते हैं? कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी क्यों माना जाता है? कांग्रेस की ऐसी छवि क्यों बन गई? तो ऐसे में कांग्रेस को इन सब बातों की ओर सोचना पड़ेगा और ये कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को एहसास हो कि कांग्रेस ही उनके हितों की रक्षा कर सकती है, यह विश्वास दिलाना पड़ेगा। जी, आप देवेंद्र, जो स्थिति हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस की, वो वाकई में बेहद चिंताजनक है और पार्टी के लिए बड़ी सिरदर्दी भी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों हार के कारणों पर मंथन नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से? क्यों हार के वजहों से सबक नहीं ले पा रही पार्टी? सबसे बड़ी वजह अंदरूनी जो कलह है उसको साइडलाइन क्यों नहीं कर पा रही पार्टी? क्यों तमाम दिग्गज नेता, जो महेश ने जिक्र किया, फर्स्ट लाइन के नेता सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेते, जैसा वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं? देखिए सौरभ, 10 साल के बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे मई में होते हैं और अक्टूबर में विधानसभा के होते हैं। 2024 की जो तीसरी बार चुनाव आए, 2 बार तो बीजेपी जीत गई हरियाणा में और मोदी जी दिल्ली में जीत गए, केंद्र सरकार। तीसरी बार जो है कांग्रेस को उम्मीद आ गई, जिस तरीके से माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा था कि भ्रष्टाचार है, इलीगल माइनिंग है, धान की खरीदे घोटाला, रजिस्ट्रियों में घोटाला, शराब घोटाला, बहुत सारे आरोप कांग्रेस लगा रही थी। माहौल बना हुआ था, लगता था कांग्रेस आएगी। लेकिन चुनाव आते आते लोकसभा में जो मई में चुनाव हुआ, 5-5 सीटें हो गई। 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब रास्ता साफ है, जोश भी था, उत्साह भी था, टिकट की लड़ाई शुरू हो गई विधानसभा के लिए। नेताओं को कांग्रेस के लगा कि अब हमारी सरकार आने वाली है, तो पार्टी की लड़ाई लड़ने के बजाय विधानसभा में नेता अपनी लड़ाई, टिकट की लड़ाई लगने में लगे। संगठन था नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचवाई थी। कोई कहता है मेरा भूपेंद्र हुड्डा नेता है, कोई कहता है सुरजेवाला में नेता है, कोई शैलजा को नेता मानता है, कोई कैप्टन अजय यादव को मानता है। कुछ ऐसे भी थे जो दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानते थे। तो लोकसभा चुनाव में जो एक उम्मीद जगी थी, लोगों को भी लगा था कि कांग्रेस रिपीट हो सकती है, 10 साल का वनवास खत्म होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते संगठन बना नहीं और नेता कांग्रेस को और मजबूत करने के बजाय अपनी टिकट की लड़ाई में उलझ गए, एक वजह। दूसरी, अब ये बात जो हो रही है कि आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सौरभ, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। 37 विधायक है कांग्रेस के पास आज, 37 विधायक, मुख्य विपक्षी पार्टी है। निकाय चुनाव के लिए पास कैंडिडेट नहीं है।
कैंडिडेट नहीं है। पानीपत में आखिरी दिन, अब कल नामांकन के दिन, आज जाके शाम को कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। इनको लगता है कि हम हारेंगे, तो जिस तरीके से ईवीएम वाली बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मतलब सहानुभूति बटोरने की बात। देखिए कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत भी हैं, रोहतक है, सोनीपत है, फरीदाबाद साइड है, या इस हिसार साइड है, जींद हो गया, जहां जहां चुनाव हो रहे, 34 जगह पे चुनाव है, इनमें 8 नगर निगम है और 2 जगह सोनीपत अंबाला में मेयर का उपचुनाव है। तो बाकी जगह नगर पालिका है, नगर परिषद है, कुछ जगह मजबूत भी है। लेकिन 37 विधायकों वाली पार्टी की ये स्थिति के एक कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े करती है। 50-50 हो गया, विधानसभा में मौका खो दिया। अभी ये अवसर था अपनी ताकत दिखाने का, एकजुट होने का, बीजेपी का मुकाबला करने का एक मौका था, वो भी मेरे को लगा ये मौका जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अब महेश, जो स्थिति अब बनती नजर आ रही है, भीतर घातियों पर एक्शन बीजेपी ले रही है। हमने देखा कि 100 ऐसे नेताओं की सूची भी जारी की जिन्होंने भीतर घात किया था विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या कांग्रेस भी इस तरह से एक्शन ले रही है, और उस अगर एक्शन ले रही है तो उसका असर कितना व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा या मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसा कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की कतारें लगी हुई हैं और कुछ लोग आगे के दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता या दूसरी तीसरी श्रेणी के जो नेता हैं वो पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी को निकालेगी भी तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। और जिस तरीके से आज हमने देखा कि नायब सैनी तमाम उन लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है नायब सैनी की मदद की थी, भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। यानी जो लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी के नेताओं की मदद कर रहे थे, यहाँ नायब सिंह सैनी को चुनाव जितवाने का काम कर रहे थे और सामने खुद उम्मीदवार बनकर लड़ रहे थे, तो ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी का कोई भला हो जाए ये भी संभव नहीं है। तो जो जाना चाहता है वो जाएगा ही। और कांग्रेस पार्टी अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती भी है तो उससे कोई बड़ा नुकसान ऐसे नेताओं को नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग पहले से पार्टी छोड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी में इज्जत के साथ एंट्री हो जाए। वीरेंद्र जी, जो संगठन मजबूती का हम अक्सर जिक्र करते हैं चर्चा में कि कांग्रेस संगठन बनाएगी, निर्माण होगा, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जद्दोजहद देखने को मिलती रही। क्या आने वाले समय में कुछ उम्मीद की जा सकती है मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस में सुधार होगा, संगठन निर्माण होगा, कमबैक करेगी पार्टी? देखिए, अपेक्षा तो की जानी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जनता भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। पर लेकिन क्या कांग्रेस के संगठन बना देने से ही कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे? मतलब कार्यकर्ताओं का जुड़ाव भी चाहिए। अब कार्यकर्ता कैसे जुड़ेंगे, नए कार्यकर्ता कैसे आएंगे? मात्र संगठन ही काफी नहीं है, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष करना। तो कांग्रेस के लोग तो अभी तो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। जब तक सड़क पर आकर संघर्ष नहीं करेंगे तो उनसे लोग कैसे जुड़ेंगे? लोगों से जुड़ाव पैदा करने के लिए कांग्रेस को अपना अभियान चलाना पड़ेगा। देखिए, अब कांग्रेस की अगर सदस्यता चलती है तो उसके प्रति लोगों का कोई आकर्षण नहीं है, कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बनना चाहता, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आकर्षण है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है, महिमा मंडन करती है, लोगों में आकर्षण पैदा होता है, वो सदस्य बनने के लिए उत्सुकता रहती है। क्या कांग्रेस में ऐसी उत्सुकता है? तो कांग्रेस को संगठन नहीं बनाना बल्कि अपनी विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करना है और सड़क पर आकर जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना है। जब तक कांग्रेस संघर्ष नहीं करेगी, जनता से जुड़ाव नहीं होगा, नए कार्यकर्ता तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और सवाल एक बड़ा वो ये कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह हम देख रहे हैं, नूरा कुश्ती देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान, टिकट वितरण में, विधानसभा चुनाव के दरमियान टिकट वितरण में, निकाय चुनाव से पहले अलग अलग धड़ों में बटी पार्टी, शीर्ष नेतृत्व का मजबूत होना भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से मजबूत है तो प्रदेश स्तर पर कई राज्यों में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। राहुल गांधी कई बार कहते हैं कि एकजुटता आए, मंचों पर हाथ भी मिलवाए जाते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं के, विरोधी नेताओं के जो एक ही पार्टी के अंदर हैं, कांग्रेस में ही विरोध के सुर जो उठा रहे हैं। अब ऐसे में क्या मजबूत नेतृत्व शीर्ष स्तर पर होना चाहिए, वो एक विकल्प के तौर पर प्रदेश स्तर पर देख रहे हैं, या कोई विकल्प प्रदेश पर नहीं है कांग्रेस के जो मौजूदा नेता हैं उनके सामने? देखिए, राहुल गांधी तो स्पष्ट कह चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस में नेताओं में महत्वाकांक्षा की लड़ाई है जी। कांग्रेस को मजबूत करने की कोई बात ही नहीं करता। जो भी ये सब टिकट चाहते हैं
तो मतलब ये है कि संगठन के लिए कौन काम करना चाहता है? जब तक नया नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, नए लोगों को आप दायित्व नहीं देंगे, तो नए लोगों में कैसे उत्साह का संचार आएगा? जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं, जो जिनको लगता है कि पार्टी को जिन्होंने जेबी संगठन बना रखा है तो उसको बदलना पड़ेगा, पार्टी का विस्तार करने के लिए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। नए लोग तभी जुड़ेंगे जब पूर्वाग्रह से हटकर जो है संगठन बनाया जाएगा और उसमें कार्यकर्ताओं की आवाज समझी जाएगी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। अब देखिए, अवसरवादी लोग तो बिल्कुल सब जगह होते हैं, स्वार्थवादी भी होते हैं। और देखिए, जिस तरह से किरण चौधरी जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई, तब मनोहर लाल जी ने कहा था इनका शरीर भले कांग्रेस में था लेकिन इनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में थी। तो ये आसानी से समझा जा सकता है उनका इशारा क्या था, किरण चौधरी की क्या भूमिका रही है। ये जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, ये तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि ये क्या कर रहे थे। जब कांग्रेस के बड़े नेता ही जो है पार्टी की रुकिया डुबोने में लगे होंगे तो ऐसे में संगठन का विस्तार कैसे होगा, संगठन कैसे खड़ा होगा और कांग्रेस के एक विपक्ष के नेता की छवि, जो एक धुरंधर पार्टी की छवि बननी चाहिए, तो वो कैसे बन पाएगी? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल जरूर है कि कांग्रेस क्या आगे की रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के आगे चुनौतियां ही चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। प्रदेश स्तर पर हरियाणा प्रदेश में हरियाणा कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ स्थिति में सुधार को लेकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ अपेक्षा की जा सकती है, तमाम सवाल हैं जिनका फिलहाल अभी जवाब मिलना जो है वो नाकाफी सा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह सबसे ज्यादा है और अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई है। अब ऐसे में पार्टी का क्या कोई शीर्ष नेतृत्व बड़ा फैसला लेगा संगठन को मजबूत करने के लिए, निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।